हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर ACCA कोर्स का FR पेपर का बच्चों शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल। अगर अपनी बात करूं तो आई पर्सनली फाइंड इट वेरी सिंपल। ये चैप्टर बच्चों सिंपल होने का एक पर्पस है। कंसोलिडेशन में हम सेट स्टेप्स फॉलो करेंगे। कंसोलिडेशन में हमारे को चीज़ों में बहुत मुश्किल नहीं आती, क्योंकि स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। उन स्टेप्स के लॉजिक और उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात भी करेंगे। और बच्चों थोड़ी सी मुश्किल सिंगल एंटिटी में आती है फिर भी, बट वो भी आपके पास स्टेप मार्किंग होती है तो उस वजह से आपको वहाँ पे भी फ़ायदा रहता है। बट आज हम कंसोलिडेशन के बारे में ही बात करेंगे। तो कंसोलिडेशन बच्चों, जो एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ और आपको समझाता हूँ कंसोलिडेशन सबसे पहली बात है क्या। तो कंपनी ए है, ये कंपनी ए है और यहाँ पे कंपनी बी है। कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को कंट्रोल करती है। अब आप कहेंगे सर कंट्रोल कंट्रोल का मतलब, बच्चों कंट्रोल का प्राइमरीली मतलब हम मान सकते हैं कि कंपनी ए के पास मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स हैं कंपनी बी के। मतलब मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स, इसका मतलब कि कंपनी ए कंपनी बी के डिसीजंस लेने के लिए वैलिड है। मतलब कंपनी ए जो है उसके पास 50% वोटिंग शेयर्स हैं, उससे ज़्यादा वोटिंग शेयर्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ लिख भी सकते हैं, मोर देन 50% है बच्चों। तो कंपनी ए के पास मोर देन 50% शेयर्स हैं, तो इसका मतलब कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को कंट्रोल करती है, उसके डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकती है और उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकती है बच्चों। तो सर कंपनी ए अलग है, कंपनी बी अलग है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी का रूल है कि भाई कंपनी ए और कंपनी बी दोनों अलग है। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, कंपनी ए के पास कंपनी बी के 50% शेयर्स है, बट हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कंपनी ए और कंपनी बी एक है? कंसोलिडेशन कैसे कर सकते हैं? दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बच्चों इसके लिए जो हमारा लॉ है उन्होंने एक बात बोली, प्राइमा फेसी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट अगर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करें बच्चों, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करें, सब्सटेंस को फॉर्म से ऊपर, उसकी लीगल फॉर्म से ऊपर उसका सब्सटेंस देखें। एक जगह तो लीगल फॉर्म है और एक जगह उसका सब्सटेंस है। तो बच्चों जब लीगल फॉर्म को सब्सटेंस ओवर ओवर सबसीड उसको सबसीड करता है, तो हम यही बोलते हैं कि हमारे को लीगल फॉर्म के बजाय हमारे को उसका सब्सटेंस देखना चाहिए, मैटर का इम्पोर्टेंस देखनी चाहिए और फिर हमारे को एक रीजन लेना चाहिए, कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो मेरे साथ लिख भी लीजिए आप, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस बारे में। तो प्राइमा फेसी दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। बट अकॉर्डिंग टू substance over form, company A controls company B, so they are considered as one entity। तो बच्चों ये बात है कुछ ध्यान देने वाली। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। देखा जाए ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है बच्चों, बट कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को कंट्रोल करती है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि इसको एक ही एंटिटी मानना चाहिए और कंसोलिडेशन करके इन दोनों के अकाउंट्स दिखाने चाहिए। तो सर कंबाइन क्यों करना है, कंबाइन क्यों करना है, हमें कंसोलिडेशन क्यों करना है? तो उसका भी समझिए मेरे साथ। फिर मेरे साथ वही बनाइए, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है,
तो कंट्रोल है इसका। कंपनी ए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग भी बनाएगी और कंपनी बी भी बनाएगी। ये तो लीगल प्रोसीजर्स हैं, कंपनी ए और कंपनी बी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अलग बनानी ही है, बट इन दोनों की कंबाइंड भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, जिसको हम कहेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों। तो इन दोनों की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वाई सर कंबाइन क्यों करना है, जब दोनों की अलग बन रही है तो दोनों को एक साथ क्यों करना है। बच्चों देखा जाए तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि ये कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है तो हम इनको एक ही एंटिटी मानेंगे, और उस वजह से हम कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और इसका रीजन बेसिकली यही है, टू नो द परफॉर्मेंस द परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल ग्रुप और फैमिली, ऑफ ओवरऑल ग्रुप और फैमिली। तो हमारे को बच्चों प्राइमरीली बात यही है कि हमारे को परफॉर्मेंस जाननी है ओवरऑल ग्रुप की, फैमिली की, ताकि हम एग्जैक्ट हमें ये पता चल पाए कि दोनों ने मिलकर क्या करा। बच्चों कंपनी ए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है और कंपनी बी अपनी बना रही है, बट हमारे को ये पता है कंपनी ए कंपनी बी को कंट्रोल करती है। इसका मतलब कंपनी ए डिसीजन ले सकती है कंपनी बी में, तो कंपनी ए के डिसीजंस तो ये भी तो होना चाहिए कि भाई ओवरऑल ग्रुप ने क्या कमाई करी, क्या परफॉर्मेंस करी, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। कंपनी ए के शेयर होल्डर्स ये भी तो बोलेंगे कि भाई हमारे को ये भी तो पता होना चाहिए, जहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, जहाँ हमने कंपनी बी में इतने सारे वोटिंग शेयर्स ले रखे हैं, कंपनी बी के कंट्रोल हम संभालते हैं, तो हमें कंपनी बी का भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल क्या है, ओवरऑल फैमिली और ओवरऑल ग्रुप के पास क्या चीज़ है। तो इस वजह से बच्चों हम कॉम्बिनेशन इन दोनों को कंबाइन करते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब बच्चों मेरे साथ लिखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल followed by consolidation of financial statement is substance over form। अब बच्चों ये समझो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया भी था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कंसोलिडेशन को गवर्न करता है वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो बच्चों अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी दूँ, तो बच्चों कृष्ण भगवान जो हैं, कृष्ण भगवान को उनके पास उनकी दो मदर्स थी। कृष्ण भगवान की दो मदर्स थी, एक उनकी बायोलॉजिकल मदर थी और एक मदर थी जिन्होंने उनको पाला था, उनको उनको बड़ा करा था। तो आज भी जो उनको जिन्होंने पाला वो थी यशोदा मैया, और जिन्होंने उनको पैदा करा वो थी देवकी जी। अब देवकी माँ और यशोदा मैया दोनों ही कृष्ण जी की मदर है, बट लोगों को देवकी जी के बारे में पता ही नहीं होता और लोगों को सिर्फ यशोदा मैया के बारे में ही पता होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों जिसने जन्म दिया और जब कृष्ण जी चले गए यशोदा मैया के पास, तो उनकी सारी स्टोरी सब कुछ यशोदा मैया के साथ है। तो यहाँ पे देखा जाए लीगली तो उनकी मदर देवकी जी है, बट सब्सटेंस में देखिए हम लोग, हम सबको, बल्कि इनफैक्ट एवरीवन नोज यशोदा मैया, और कुछ लोग तो देवकी जी को जानते भी नहीं है। तो इससे ये कॉमन एग्जांपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझने के लिए। तो आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें अब समझ आई होंगी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है और कंसोलिडेशन को क्यों गवर्न करता है। अब बच्चों एक और चीज़ लिखिएगा, यहाँ पे सेट प्रोसेस फॉलो होगा। सेट प्रोसेस इज फॉलोड इन कंसोलिडेशन। सेट प्रोसेस इज फॉलोड इन कंसोलिडेशन। तो ये हो गया बच्चों, सेट प्रोसेस इज फॉलोड इन कंसोलिडेशन। ये चीज़ मतलब बेसिकली यही है कि हम यहाँ पे एक सेट प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स होंगे, स्टेप्स होंगे, और उसके थ्रू ही हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले बच्चों एक और चीज़ देखना है यहाँ पे। अब मेरे साथ एक चार्ट बनाओ।
0%, 20%, 50% और 100%। अगर ये बच्चों ओनरशिप का चार्ट है, अगर किसी कंपनी के पास 0% से लेके 20% तक शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कंपनी का इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप है, इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप जब होता है तो बच्चों हम इसकी अकाउंटिंग भी करेंगे, अकाउंटिंग एज पर। अगर मान लो मैं कंपनी ए हूँ और कंपनी बी के मैंने 15% शेयर्स ले रखे हैं, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्टर माना जाऊँगा। और मैं उस कंपनी के, अब उस कंपनी के शेयर्स मेरे पास हैं, तो मैं अपनी बुक्स में उन शेयर्स को एज एन अकाउंटिंग, एज अ फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा। तो इसकी अकाउंटिंग होगी अकाउंटिंग एज पर, अकाउंटिंग एज पर फाइनेंशियल एसेट्स। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये फाइनेंशियल एसेट की तरह मेरे बुक्स में रिप्रेजेंट होगी, तो मैं उसकी अकाउंटिंग भी एज पर फाइनेंशियल एसेट्स ही करूँगा। अब बच्चों अगर मेरे 20 to 50% शेयर्स के ओन करता हूँ मैं उस कंपनी में, अगर मैं 20 to 50% शेयर्स ओन करता हूँ उस कंपनी में, तो मैं एसोसिएट कहलाया जाऊँगा, एसोसिएट। तो ये एसोसिएट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बच्चों दूसरी कंपनी पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इसकी अकाउंटिंग हम करेंगे एज पर इक्विटी मेथड। बच्चों इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, अभी आप लिख लीजिए। और फिर बच्चों 50% से ज्यादा है, तो ये तो फुल कंसोलिडेशन का ही केस हो गया, तो यहाँ पे तो फुल कंसोलिडेशन होगा, पूरा कंसोलिडेशन करा जाएगा अगर आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो। और फुल कंसोलिडेशन में दो चीज़ें बनेंगी, बैलेंस शीट और पीएनएल। भाई ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी और कंसोलिडेटेड पीएनएल बनेगा। तो बच्चों आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। तो हम सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे बैलेंस शीट कंसोलिडेशन के साथ। तो यहाँ मेरे साथ लिखिए स्टेप्स फॉर बैलेंस शीट कंसोलिडेशन। आज हम शुरू करेंगे स्टेप्स फॉर बैलेंस शीट कंसोलिडेशन के साथ बच्चों। तो हमारे दो चीज़ें हमारे को यहाँ पे करनी है, एक तो हमारे को बैलेंस शीट बनानी है और पीएनएल बनाना है। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे बैलेंस शीट के साथ और उसके कुछ स्टेप्स देखेंगे बच्चों। बच्चों सबसे पहला स्टेप ग्रुप स्ट्रक्चर समझना है, ग्रुप का स्ट्रक्चर समझना है बच्चों। ये ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, अब हम सबसे पहले आज वो समझेंगे। भाई एक चीज है, यहाँ पे ये मान लो ये पेरेंट है और इसने सब्सिडरी में मोर देन 50% की होल्डिंग कर रखी है। तो ये तो हो गया सब्सिडरी रिलेशनशिप, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप। और बच्चों मान लो पेरेंट ने एक जगह और इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ पे दूसरी कंपनी के, ये एसोसिएट है उसका, एसोसिएट कंपनी में उन्होंने 20 से 50% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 20 to 50% तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पे। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, ग्रुप स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है। भाई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि क्या ये रियली ये केस है कंसोलिडेशन का या नहीं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देखनी है और हमारे को देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन, और हमारे को ध्यान रखना है साथ में डेट ऑफ एक्विजिशन। अब सर ये डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो बच्चों डेट ऑफ एक्विजिशन कुछ नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन एक ऐसी डेट है जिस दिन ये रिलेशनशिप में, जैसे मान लो आज का दिन,
आज मान लो 1 जनवरी और मैंने 1 जनवरी के दिन कंपनी बी में 51% शेयर्स खरीद लिए। तो आज का दिन 1 जनवरी 2023 चल रहा है। 1 जनवरी 2023 के दिन मैंने उस कंपनी में 50% शेयर्स खरीद लिए कंपनी बी में। तो आज का दिन 1 जनवरी 2023 माना जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन मैंने उनके शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी को अक्वायर करा है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। तो अब हम देखेंगे बच्चों नेट एसेट्स की कैलकुलेशन, सब्सिडरी के नेट एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो अगर मैं आपके सामने पहले तो आपको ये समझाता हूँ कि नेट एसेट्स होते क्या हैं। मोस्टली आपको पता होगा, आपने नॉलेज लेवल निकाला है अपना, 12th निकाली है, 11th निकाली है, आपको पता होगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बैलेंस शीट बनाता हूँ, ये मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा बच्चों हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ। थोड़ी लाइन्स टेढ़ी हो गई है, दोबारा बना देते हैं। फिर टेढ़ी हो गई है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो बच्चों अब हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये है और ये हमारी एसेट साइड है। अब लाइबिलिटी में सबसे पहले इक्विटी आ जाएगा। भाई इक्विटी आ गई, इक्विटी मान लो कंपनी की है 200, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है कंपनी की मान लो 300 बच्चों, और करंट लाइबिलिटी है 100, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स हैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी टाइप के $400 के, और जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो है $200 के। तो यही होता है बच्चों लाइबिलिटी, हमारी बैलेंस शीट के कुछ यही एलिमेंट्स होते हैं, इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एसेट्स निकालने का क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपने टोटल एसेट्स में से टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी कर दूं तो मेरे नेट एसेट्स आ जाएंगे, और इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी अगर मैं निकालूं तो मेरे नेट एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। एसेट्स बेसिकली होता क्या है भाई, आपने यहाँ पे आपके पास फंड्स आए, फंड्स कहाँ से आए? एक तो इक्विटी, अपने ओनर फंड्स हैं, और दूसरा आपने जो बोरो करे, और उन फंड्स की एप्लीकेशन आपने एसेट्स में कैसे कैसे लगाई, ये हमारा बैलेंस शीट है। अब इसमें बच्चों अगर हमारे को नेट एसेट्स निकालने हैं, भाई हमारे पास नेट एसेट्स कितने हैं सारी लाइबिलिटी काट के, तो बच्चों सारी लाइबिलिटी में यहाँ पे हम सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी को कंसिडर करते हैं और टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करें, या फिर हम इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी करें, इससे हमारे नेट एसेट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं तो या तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, सॉरी, या तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, ठीक है, या फिर मैं इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देता हूं बच्चों, तो भी मेरे आ जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे इस केस में तो ये भी 600 है, ये भी 600 है, तो मेरे नेट एसेट्स जो बनते हैं, नेट एसेट्स मेरे मैं क्या कह सकता हूँ, या तो 200 प्लस 300 होंगे, या तो 200 प्लस 300 होंगे, और 400 प्लस 200 माइनस 300 माइनस 100। तो इसमें बच्चों या तो हमारे नेट एसेट्स होंगे 400 प्लस 200 माइनस 100, तो हमारा क्या बनेगा 500। तो हमारे नेट एसेट्स दोनों ही केस में आकर 500 ही बनते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब हमारी इक्विटी में क्या क्या स्प्लिट होता है, इक्विटी में क्या क्या चीजें होती है जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं।
तो बच्चों इक्विटी की चीजें अब हम देखेंगे, इक्विटी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों हमने सबने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो पढ़ ही रखा है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमारे को उन्होंने बता रखा है कि एक होता है शेयर कैपिटल। सबसे पहले चीज होती है हमारे पास शेयर कैपिटल, जो हमारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है। ये हमारे शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है। और हमारे पास क्या होता है, शेयर प्रीमियम। फिर हमारे पास आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या होता है बच्चों, हमने किस प्राइस पे शेयर इश्यू करे माइनस नॉमिनल वैल्यू, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हमारे को नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिला है वो शेयर प्रीमियम के अंदर काउंट होता है। तो इश्यू प्राइस माइनस नॉमिनल वैल्यू। और क्या आता है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आता है। तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड हो जाता है। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में इस साल का प्रॉफिट ऐड हो गया, डिविडेंड कोई पे करा है तो वो माइनस हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। और क्या आता है बच्चों, रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है एक हमारा, इसमें हम क्या दिखाते हैं, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो बच्चों अब हमारे को जो बेसिक इसमें हमारे चैप्टर के लिए जो कंसोलिडेशन के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, अब हम वो देखेंगे, और वो शेड्यूल आप मेरे साथ बनाइएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ ये शेड्यूल बनाइए। एट डेट ऑफ एक्विजिशन, और यहां पे आ जाता है हमारा डिफरेंस। सबसे पहली चीज बच्चों शेयर कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये रिपोर्टिंग डेट कौन सी डेट है, रिपोर्टिंग डेट है बच्चों बैलेंस शीट की डेट, और डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी डेट है, जिस डेट पे हमने उस कंपनी के शेयर्स, उस कंपनी को अपना सब्सिडरी बनाया था, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। तो रिपोर्टिंग डेट के दिन हमारे शेयर कैपिटल का बैलेंस आ रहा होगा। किसका, ये हम बात किसी कर रहे हैं बच्चों, ये हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी की। तो उसका एक रिपोर्टिंग डेट के दिन शेयर कैपिटल बैलेंस आ रहा होगा, और डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन आएगा। बच्चों ये जनरली सेम ही होता है, तो इनका डिफरेंस हो गया निल। दूसरा, जब तक कोई इशू नहीं हुआ तब तक तो बच्चों कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो निल ही आएगा। फिर हमारा शेयर प्रीमियम, अगर आपने कोई शेयर्स इशू नहीं करे हैं तो शेयर प्रीमियम का भी बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये भी निल हो जाएगा। फिर बच्चों आपके पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स सेम नहीं होगी बच्चों, क्योंकि कंपनी ने कोई ना कोई प्रॉफिट तो जरूर कमाया होगा उस टाइम में, कंपनी ने कोई ना कोई प्रॉफिट तो उस समय जरूर कमाया होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट कुछ फर्क होगी, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे कुछ फर्क होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फोर्थ बच्चों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो अभी तो आप इसको लिख लो, ये चीजें मैं बाद में समझाऊंगा। और एक होता है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हम आगे के टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे बच्चों, अभी आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इफ सब्सिडरी इज सेलर। तो बच्चों इसको अभी आप नोट कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो है, ये अमाउंट, ये होती है हमारी नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमारी ये नेट एसेट्स हैं। बच्चों हमने इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर करी, हमने सिर्फ शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स ही कंसिडर करे हैं। क्यों, अब आप कहेंगे सर नॉन करंट लाइबिलिटीज तो इसमें आया नहीं। तो बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम अक्वायर भी नहीं करते हैं, सब्सिडरी की नॉन करंट लाइबिलिटी सब्सिडरी की होती है।
हम सिर्फ इक्विटी एक्वायर करते हैं तो हम उसी की ही बात करेंगे। तो हमारे लिए नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन होंगे ओनली इक्विटी पार्ट। तो ये जो अमाउंट आएगी एट डेट ऑफ एक्विजिशन वाली, ये हमारा नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन बनेगा। और ये जो डिफरेंस आएगा बच्चों, ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं बच्चों। अब आप कहोगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कैसे हुए? बच्चों हमारा मेजरली जो डिफरेंस आया वो रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से आया। रिटेन्ड अर्निंग्स का डिफरेंस क्यों आया होगा बच्चों? रिटेन्ड अर्निंग्स में चीजें वही ऐड होंगी जो प्रॉफिट होगा। अभी हमने रिटेन्ड अर्निंग्स का चार्ट पढ़ा था, तो हमने वहां पे क्या देखा, जो प्रॉफिट होता है वो ऐड होता है, जिससे रिटेन्ड अर्निंग्स में डिफरेंस आ सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस ही यहाँ पे मेजरली एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आती है, ये हमने यहाँ पे ही देखा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम इसमें ऐड करते हैं, तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स का जो डिफरेंस है वो हमारा किसकी वजह से आएगा? प्रॉफिट की वजह से आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम है गुडविल। इस स्टेप का नाम है बच्चों गुडविल। अब हम करेंगे गुडविल के बारे में डिस्कशन। तो गुडविल से बच्चों आप क्या समझते हैं? गुडविल से आप क्या समझते हैं? गुडविल जो होती है बच्चों, अब आपने कोई कंपनी को एक्वायर करें, तो अपनी उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए आपने कुछ अमाउंट पे करी होगी, आपने कंसिडरेशन पे करी होगी बच्चों। अब फॉर एन एग्जांपल समझिए, आपने रिलायंस को एक्वायर कर लिया या मैंने रिलायंस को एक्वायर करा। बच्चों रिलायंस के पास मान लो नेट एसेट्स है 100 करोड़ के, एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ एक, बहुत वो तो बहुत ज़्यादा होंगे रिलायंस के पास, बट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। रिलायंस के पास मान लो नेट एसेट्स हैं 100 करोड़ के। अब 100 करोड़ के नेट एसेट्स हैं, बट मैंने उसको 120 करोड़ पे करे। उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं 100 करोड़, बट मैंने उसको 120 करोड़ पे करे हैं बच्चों। तो ये जो मैंने 20 करोड़ फालतू पे करे हैं, ये 20 करोड़ मैंने किस लिए पे करे होंगे? ये मैंने गुडविल के लिए पे करे हैं। तो बच्चों गुडविल को यहाँ पे ट्रीट करना होता है। गुडविल हमारा एसेट बनेगा अगर हमने इसको परचेज करा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बच्चों कभी एसेट होती नहीं। तो अब मेरे साथ एक चार्ट बना लो, इससे मैं आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर कर दूंगा। इस चार्ट से बच्चों दो तरीके की गुडविल बुक्स में आ सकती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड को तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो इसको तो आप काटा मार दो, इसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसके बारे में करेंगे? परचेज गुडविल के बारे में। अब सर ये परचेज गुडविल क्या है? तो परचेज गुडविल बच्चों कुछ नहीं है। परचेज गुडविल इज सिंपल। यहाँ पे गुडविल परचेज करी है। परचेज गुडविल में भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक पॉजिटिव गुडविल, आपने पॉजिटिव गुडविल परचेज करी है, और एक हो सकता है आपने नेगेटिव गुडविल। भाई आपके ये बिजनेस के जो नेट एसेट्स है वो 100 करोड़ थे, आपने 80 करोड़ में खरीद लिया, तो ये नेगेटिव गुडविल आ गई। बच्चों नेगेटिव गुडविल तो हमारा बार्गेन परचेज हो गया। भाई 100 करोड़ के एसेट्स आपने 80 करोड़ में खरीद लिए, तो आपने बार्गेन परचेज करा, ये आपने बार्गेन परचेज करा है। तो यहाँ पे गुडविल तो है नहीं, बल्कि आपने फेयर वैल्यू से भी अमाउंट कुछ कम पे करा है। तो बच्चों ये जो होता है ये ग्रुप के पीएनएल में आ जाता है। ग्रुप के पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा ये इसको सीधा सीधा हम कहीं अपनी बुक में बैलेंस शीट में कैरी नहीं करते, इसको सीधा पीएनएल में क्रेडिट कर दिया जाता है अदर इनकम्स के अंदर। अब बच्चों मान लो हमारी पॉजिटिव गुडविल आती है 100 करोड़ के एसेट्स के लिए, हमने 120 करोड़ पे करा। तो ये जो हमारा 20 करोड़ का एसेट बना, ये हम नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे इन कंसिडरेशन। भाई जो आपने पे करा नॉन करंट एसेट्स में आप इसको रिकॉर्ड करोगे। बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसको हम एमोर्टाइज नहीं करते हैं, इसको हम एमोर्टाइज नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हम इसको टेस्ट करेंगे एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट। कोई इम्पेयरमेंट होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना हम इसको एमोर्टाइज नहीं करेंगे बच्चों। टेस्ट एनुअली ऑन इम्पेयरमेंट, फॉर इम्पेयरमेंट बच्चों, टेस्ट एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा गुडविल के बारे में हमने कुछ चीजें समझी। अब गुडविल का मेरे साथ इस हमारे कोर्स के लिए जो चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है वो आप मेरे साथ बनाइएगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें शेयर, कैश और लोन स्टॉक, कोई भी चीजें आ सकती हैं। आपने किसी भी थ्रू पे करा हो,
ये आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। ये बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है पेरेंट का। भाई पेरेंट ने क्या अमाउंट पे करी इस कंपनी का सब्सिडरी, इस कंपनी को सब्सिडरी बनाने के लिए 50%, मोर देन 50% शेयर्स खरीदने के लिए, तो ये अमाउंट आ गई। प्लस बच्चों प्लस क्या, पहले तो आप लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीआई एट एक्विजिशन, पहले आप एक बार लिख लीजिएगा मेरे साथ। फिर ये टोटल अमाउंट आ गई, इसमें से हम माइनस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। ये बच्चों हमारी आ गई गुडविल, गुडविल एट एक्विजिशन। इसमें से आप इम्पेयरमेंट हटा देंगे, इम्पेयरमेंट टू डेट, आज तक की इम्पेयरमेंट आप इसमें से हटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल की कैरिंग वैल्यू। अब सर ये बताओ ये क्या बला है, ये क्या बला है, एनसीआई एक्विजिशन क्या है? बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने किसी कंपनी की 80% शेयर्स खरीद लिए, आपने किसी कंपनी के 80% शेयर्स खरीद लिए, 20% शेयर्स भी तो किसी के पास होंगे, वो 20% शेयर्स भी तो किसी के पास होंगे। तो क्या बच्चों ये 80% को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 100% को रिप्रेजेंट करता है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, सारे नेट एसेट्स, उस कंपनी के सारे नेट एसेट्स के बारे में बात हो रही है, बट हमने फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर सिर्फ पेरेंट की लेंगे तो बच्चों ये तो मैचिंग ही गलत हो जाएगी। भाई आपने 100% तो माइनस करा है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, बट कंसिडरेशन 80% के लिए, तो यहाँ पे 20%, ये जो एनसीआई का इंटरेस्ट है यहाँ जो एक्विजिशन के दिन था, ये भी हम इंक्लूड करते हैं, जिस तरीके से हम ये अमाउंट 100% बने, 80 + 20 100% हो गया ये वाला अमाउंट, और फिर हम इसमें से नेट एसेट्स का हटाते हैं, जिससे हमारे को एग्जैक्ट गुडविल पता चलती है बच्चों। तो अब आप कहोगे सर एनसीआई एक्विजिशन कैसे निकलेगा? तो बच्चों एनसीआई एक्विजिशन निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन निकालने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, और एक होता है प्रपोर्शनेट मेथड। एक होता है फेयर वैल्यू मेथड और एक होता है प्रपोर्शनेट मेथड, सॉरी बच्चों। तो फेयर वैल्यू मेथड में आप फेयर वैल्यू मेथड में उसका एनसीआई कैसे निकालेंगे? तो एनसीआई की शेयर होल्डिंग, एनसीआई की शेयर होल्डिंग भाई नंबर ऑफ शेयर्स उनके, इनटू अगर आप कर देते हो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन से, तो आपका निकल कर आएगा फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट डेट ऑफ एक्विजिशन बच्चों। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट डेट ऑफ एक्विजिशन थ्रू फेयर वैल्यू मेथड, जिसमें हमारे को सिंपली उनके नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों प्रोपोर्शनेट मेथड समझो, ये प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है बच्चों? ये है हमारा, अब अगर आपको प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? परसेंटेज ऑफ एनसीआई होल्डिंग से, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की होल्डिंग से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आ जाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू एनसीआई। बच्चों इसको हम कहते हैं पार्शियल गुडविल, because it only belongs to parents, it only belongs to parents।
ये सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट भी आती है ना बच्चों, ये भी इम्पेयरमेंट भी ओनली टू पेरेंट ही जाती है। अभी आप ये नोट कर लो, अभी इसको मैं समझाऊंगा। फिर बच्चों इसको हम कहते हैं फुल गुडविल। इस मेथड के थ्रू निकलेगी फुल गुडविल और इस मेथड के थ्रू निकलेगी पार्शियल गुडविल। अगर आप अपना यहाँ पर एनसीआई एक्विजिशन के टाइम पे प्रपोर्शनेट मेथड के थ्रू निकालते हो तो आपका निकलेगा पार्शियल गुडविल, और ये जो गुडविल होगी वो सिर्फ बिलोंग करेगी किसको, पेरेंट को। और अगर आप इसको फुल फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू निकालते हो तो ये निकलेगी फुल गुडविल, और ये बिलोंग करेगी बोथ, इट बिलोंग्स both to it belongs both to parent and subsidiary, parent and subsidiary। तो बच्चों इस मेथड के थ्रू आप बोथ पेरेंट और सब्सिडरी दोनों की गुडविल निकालते हो। तो सर अब ये फुल गुडविल और ये पार्शियल गुडविल क्या है? भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, ये फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल है क्या? अब मेरे साथ बच्चों एक एग्जांपल से समझना ये कैसे निकलता है। बच्चों मान लो पेरेंट ने 80% होल्डिंग करी, कितने, $130। $130 में 80% होल्डिंग करी और एनसीआई का इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। भाई 80% पेरेंट के पास है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी के पास कितना होगा, 20%। ठीक है सर। बच्चों स्टेप 2 मानो, स्टेप 2 हमारे नेट एसेट्स जो हैं, नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन है $90 की। ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं पार्शियल गुडविल के बारे में, पार्शियल गुडविल, तो बच्चों कंसिडरेशन पेड आ गई, यहां पे हमने कंसिडरेशन पेड लिख दी। कितनी कंसिडरेशन पे करी हमने, $130, ये पेरेंट की हो गई। और यहां पे हमने पहले लिख दिया फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये था $90। बच्चों क्या मेरी गुडविल $40 बनेगी, नहीं, मेरा एनसीआई एट एक्विजिशन को भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट मेरे पास एनसीआई एट एक्विजिशन तो बता नहीं रखा, तो मेरे पास एक निकालने का क्या तरीका होता है बच्चों, एनसीआई एट एक्विजिशन निकालने का तरीका देखो। भाई 90, मेरे $90 के फेयर वैल्यू है, इनटू अगर मैं 20% कर दूं तो ये 18 आ गया, तो ये 148 बना, $148। इसमें से मैं $90 माइनस कर देता हूँ, तो ये जो मेरी अमाउंट आके निकलेगी ये बनेगी $58। और ये अमाउंट होती है बच्चों पार्शियल गुडविल, ये अमाउंट है पार्शियल गुडविल। अब सर ये पार्शियल गुडविल कैसे, बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो है वो $90 दे रखी है। मैंने अगर पार्शियल गुडविल निकाल रहा हूँ, मेरे को उसके फेयर वैल्यू नहीं पता, उनके शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो बच्चों मैंने इसको सिंपली क्या कंसिडर करा कि गुडविल में इनका कोई हिस्सा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये 80% रिप्रेजेंट करता है और ये 20%, तो ये 20% अगर मैंने 90 का ले लिया तो अब 90 में जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो सारा, भाई 90 के अगर मैं दो हिस्से करूं, 90 का एक हिस्सा तो 20% के हिसाब से करूं तो वो 18 आ गया, और 80% के हिसाब से करूं तो वो बच्चों हमारा निकल कर आता है 72, वो हमारा 72 आ गया। तो बच्चों अब अगर मैं इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स फॉर पेरेंट जो है वो 72 है, और कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट है 130, तो 130 माइनस 72 अगर मैं करूं तो मेरा कितना निकल कर आएगा, आप भी करो बच्चों, 130 माइनस 72 अगर मैं करूं तो निकल कर आता है $58। तो इसका मतलब ये सारी गुडविल बिलोंग करती है पेरेंट को, ये सारी गुडविल बिलोंग करती है पेरेंट को। हमने यहाँ पे जो 80% के हिसाब से जो अपना फेयर वैल्यू निकाले, मतलब 80% फेयर वैल्यू जो है वो पेरेंट को बिलोंग करती है, वो निकल कर आती है 72, पेरेंट ने दिए 130, तो इसका मतलब पेरेंट की गुडविल कितनी हुई 58। तो ये जो गुडविल निकल कर आई है $58, इसमें एनसीआई का कोई हिस्सा नहीं है बच्चों, इसमें एनसीआई का कोई हिस्सा नहीं है। बट अगर मैं बात करूं फुल गुडविल के बारे में, फुल गुडविल के बारे में, तो
बच्चों कंसिडरेशन जो हो गई मेरी, वो $130 थी। मान लो मेरे को एनसीआई जो है एज पर फेयर वैल्यू ये दे रखा है $25। भाई जो भी उनकी होल्डिंग थी उसको नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसके फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा तो $25 निकल कर आया। ये बना $155। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये निकल कर आए हमारे 90। तो बच्चों मेरी गुडविल बन गई $65 की। ये है फुल गुडविल। अब इस गुडविल में बच्चों हिस्सा दोनों का है। इस गुडविल में हिस्सा दोनों का है। इस गुडविल में हिस्सा एनसीआई का भी है और पेरेंट का भी है। तो ये जो गुडविल है ये बिलोंग करती है बोथ पेरेंट प्लस एनसीआई को। बट जो हमने पार्शियल गुडविल में निकाला वो सिर्फ बिलोंग करता है पेरेंट को बच्चों। तो अब आई होप आपको कुछ कुछ चीजें इसमें समझ आई होंगी। नेक्स्ट मेरे साथ देखिएगा बच्चों स्टेप 4। स्टेप 4 देखना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। स्टेप 4 होता है नेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। तो ये पहले लिख लो मेरे साथ एक बार, एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस एनसीआई परसेंटेज इनटू सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये पहले नोट डाउन कर लेना बच्चों मेरे साथ। ये प्लस होता है और एनसीआई परसेंटेज इनटू इम्पेयरमेंट टू डेट, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा, एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। स्टेप 5 बच्चों, स्टेप 5 देखना मेरे साथ, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स ये कैसे निकलेगा। 100% तो आप पेरेंट का रिटेन्ड अर्निंग लिख दोगे पहले। भाई पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग तो पूरी पूरी आएगी। उसके बाद आप प्लस कर दोगे पेरेंट्स परसेंटेज ऑफ इनटू सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें आप और ऐड कर दोगे पेरेंट्स परसेंटेज इनटू एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बच्चों हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी आए होप कि मैं आपको सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पेरेंट्स परसेंटेज इनटू एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, इसमें माइनस हो जाएगा पेरेंट्स परसेंटेज इनटू इम्पेयरमेंट ऑफ सब्सिडरी टू डेट, और माइनस हो जाएगा पेरेंट्स परसेंटेज, सॉरी, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट टू डेट ऑफ एसोसिएट, ये माइनस हो जाएगा। ये आपका निकल कर आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। बच्चों स्टेप 6 भी लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो आपने कितनी कॉस्ट इनकर करी, प्लस पेरेंट्स परसेंटेज इनटू एसोसिएट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट,
ये आ गया माइनस इम्पेयरमेंट टू डेट। ये 100% आ गया। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी निकल कर आ गया है बच्चों हमारे पास। अब मेरे साथ कुछ चीजें समझिएगा बच्चों। एनसीआई एक्ट रिपोर्टिंग डेट, एनसीआई एक्ट रिपोर्टिंग डेट का क्या मतलब है बच्चों? आपने इक्विटी खरीदी, आपने उस कंपनी के एसेट्स को अपनी बुक्स में कंबाइन करा, आपने उस कंपनी के एसेट्स को पूरे पूरे एसेट्स को अपनी बुक्स में कंबाइन करा, बट क्या सारे एसेट्स पे हक आपका है या किसी और का भी है? किसी और का भी है बच्चों। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट उसमें है बच्चों। माइनॉरिटी का भी जब इंटरेस्ट होता है तो ये अमाउंट, ये एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट आपकी लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए। एनसीआई आपकी लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमने एसेट्स पूरे कंबाइन करे, अब जो एसेट्स के अगेंस्ट जो हमारा हिस्सा नहीं है वो हम एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट में दिखा देंगे। तो लाइबिलिटी में जब हम उसको माइनस कर देंगे तो इससे हमारे को क्या पता चलेगा? हमारे जो हमारे एसेट्स हैं, जो सिर्फ हमारे जो सब पेरेंट के एसेट्स हैं, वो ही बुक में कंसोलिडेशन में रिप्रेजेंटेड हैं। तो अब इसको निकालने का तरीका देखो भाई। सबसे पहले तो हमने एनसीआर एक्विजिशन निकाल लिया। अब ये सर कैसे आएगा, ये हमने अभी पढ़ लिया है बच्चों। दो मेथड्स होते हैं, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। अब इसमें बच्चों आपने सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो एनसीआई की परसेंटेज थी वो ऐड कर दी। भाई सब्सिडरी ने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कमाए थे जो हमने अपने स्टेप 2 में निकाले। हमने स्टेप 2 में निकाले थे सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, जो डिफरेंस का सम बनता है। उसमें पेरेंट का भी हिस्सा है, एनसीआई का भी हिस्सा है। तो जो एनसीआई का हिस्सा है वो तो आप एनसीआई को दे दो, तो वो एनसीआई के हिस्से में आ जाएगा। और जो एनसीआई की इम्पेयरमेंट है वो भी हम उसके माइनस कर देंगे। तो जो एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट वो हमारा आ जाएगा, ये जाएगा लाइबिलिटीज में बच्चों, ये हमारा लाइबिलिटीज में चला जाएगा। फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, भाई पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स तो पूरी पूरी आएगी। उसके बाद पेरेंट का शेयर सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में बिल्कुल आएगा भाई। जो पेरेंट का शेयर है वो तो इंक्लूड करोगे। फिर पेरेंट्स का शेयर एसोसिएट के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में, एसोसिएट अगर कोई आपका है तो उसके भी एक्विजिशन, जो उसके भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं वो भी आपके पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में आने चाहिए। फिर आप माइनस क्या करोगे? पेरेंट्स परसेंटेज इनटू इम्पेयरमेंट ऑफ सब्सिडरी टू डेट। भाई आज तक जो इम्पेयरमेंट लगी है सब्सिडरी की गुडविल पे, वो आप इस पे से माइनस कर दोगे जो पेरेंट का हिस्सा होगा। और इम्पेयरमेंट टू डेट एसोसिएट की वो पूरी पूरी आप माइनस कर दोगे। क्योंकि बच्चों इम्पेयरमेंट हमारे लगती भी सिर्फ हमारे हिस्से पे है, तो हम इम्पेयरमेंट माइनस भी पूरी पूरी ही करेंगे। तो इससे हमारी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट्स, बच्चों अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है वो भी आप बुक्स में दिखाओगे तो कॉस्ट आ गई आपकी, जो आपने जिस कॉस्ट पे उसको अक्वायर करा, प्लस पेरेंट्स परसेंटेज इनटू एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। भाई जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें पेरेंट की परसेंटेज ऐड हो गई और इम्पेयरमेंट माइनस हो जाएगी गुडविल पे। तो बच्चों इस तरीके से हमारा